Good morning to all of you. Good morning. Good morning, sir. कैसे हो सब? बढ़िया। हाँ जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े थे। केवल एक क्वेरी है कि सर ये जो लास्ट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वैसे भी ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में इसको बड़े अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन चलो एक बार हम बुक में से ही रीड कर लेते हैं। आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे आइडिया तो आए। According to this convention, all the anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. यानी फ्यूचर में अगर हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे कुछ लॉसेस होंगे या कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो उन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस के लिए अभी से हम क्या करेंगे? प्रोविजंस करेंगे। प्रोविजन यानी एक नोन लायबिलिटी जो कि फ्यूचर में रेज होने वाली है, या एक नोन लॉस या एक नोन एक्सपेंस जो फ्यूचर में इनकर होने के हमें पूरी श्योरिटी दिख रही है, बट द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट येट नोन। लेकिन जिसका अमाउंट हमें अभी 100% एक्यूरेसी से हम ये नहीं कह सकते कि व्हाट विल बी द अमाउंट। जैसे मान लो हमने मिस्टर ए को 5 लाख रुपीज के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए 3 मंथ्स के क्रेडिट पीरियड के ऊपर, तो हमने अगर ये जनवरी 1 को सेल किए हैं तो हमें पेमेंट मिलेगा 1 अप्रैल 20 को। अब हमें लग रहा है कि मिस्टर ए, आफ्टर सम टाइम हमें ये फीलिंग आती है कि मिस्टर ए हमें फुल पेमेंट नहीं कर पाएगा, कुछ बैड डेट्स होनी श्योर है वहां पर, लेकिन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स दैट इज नॉट येट नोन टू अस। तो बेटर ये है कि 1 अप्रैल को पेमेंट करेगा, उससे पहले तो 31 मार्च 20 को हमारे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, बिल्कुल एक दिन पहले। यस सर। तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें हम बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे। यानी जो एंटिसिपेटेड लॉस होने वाला है हमें ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स, उस लॉस के लिए हम ऑलरेडी प्रोविजन बना के चलेंगे। जैसे अभी, वैसे मैं इस डिसीज का नाम लेना नहीं चाहता क्लास में, अगर मान लो हमारे फैमिली में कोई मेंबर बीमार है और हमें लग रहा है कि फ्यूचर में उसकी इलाज के लिए कुछ हैवी एक्सपेंसेस होंगे, तो हम क्या करते हैं? जो हमारी एट प्रेजेंट इनकम हो रही है उसका एक पार्ट हम क्या करते हैं? उस उनके ट्रीटमेंट के लिए सेट असाइड कर देते हैं, ताकि उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में हो जाए। यस और नो? करते हैं? यस सर। वही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस या लॉसेस होने एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन उनका अमाउंट अभी श्योर एंड सर्टेन नहीं है कि भाई 20,000 के होंगे या 20 lakhs के होंगे, तो ऑन एन एक्सपेक्टेड बेसिस, ऑन एन एवरेज बेसिस, जितना हमें लग रहा है कि हाँ इतना लॉस तो नियर अबाउट हो जाएगा, उतना हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से सेट असाइड कर देते हैं। यानी एक साइड रख देते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट में से उतना अमाउंट, ताकि फ्यूचर में जब वो लॉस या एक्सपेंस हो, तब हम जो अमाउंट हमने सेट असाइड किया था लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से, उसको हम यूटिलाइज करके उस एक्सपेंस का या उस लॉस को हम क्या कर लें? बियर कर लें। बोलो, क्लियर है? यस सर। लेकिन ये जो चीज करेंगे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, ये केवल अप्लाई होगी इन केस ऑफ लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। इनकम्स के केस में ये कन्वेंशन अप्लाई नहीं करते। यानी कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम incomes or profits या gains in the future, then the same will not be recorded at present. The expected income or anticipated income will be recorded in the books of accounts as and when they will be earned by the business organization in the future. जब फ्यूचर में अर्न होंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस दिख रहे हैं या फ्यूचर लॉसेस आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए बेटर ये है कि टू बी ऑन अ सेफर साइड, उनके लिए अभी करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही कुछ अमाउंट आप सेट असाइड कर दो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। क्लियर?
In other words, convention of conservatism is the policy of playing safe. Provision is made for all the known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty. हमें ये तो पता है कि कोई लाइबिलिटी रेज होगी या कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन उसका अमाउंट अगर रीजनेबल श्योरिटी से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तो भी ऑन एन एक्सपेक्टेड बेसिस कि हाँ भाई इतने अमाउंट की लाइबिलिटी होगी या इतने अमाउंट के एक्सपेंसेस तो हो ही जाएंगे। जैसे ऑन एन एवरेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5% जो डेटर्स हैं वो बैड हो जाते हैं, तो यहाँ पर मिस्टर ए को हमने 5 लाख रुपीज़ के गुड सेल किए थे ऑन क्रेडिट बेसिस, तो 5 लाख का 5% यानी 25,000 रुपीज़ का आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो बना ही लो। ठीक है ना। अगर बैड डेट्स होंगे तो इस प्रोविजन अकाउंट को यूज करके उन बैड डेट्स को हम राइट ऑफ कर लेंगे, और अगर बैड डेट्स नहीं होंगे तो इस प्रोविजन को हम कैंसिल कर देंगे फ्यूचर के अंदर। ये प्रॉफिट ही तो हमने एक साइड किया है। जैसे मेंबर की तबीयत बिगड़ी तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो वो खर्च जो हमने पैसा एक साइड रखा है उनके ट्रीटमेंट के लिए वो यूटिलाइज हो जाएगा। और अगर भगवान की आशीर्वाद से अगर वो घर में ही ठीक हो गए तो उस पैसे को हम यूटिलाइज कर लेंगे घर में। क्लियर है? Yes, sir. तो likewise when there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profits or capital should be adopted. देखो क्या कह रहा है कि प्रोविजन आप कब बनाओगे? उन नॉन लायबिलिटीज और लॉसेस के लिए जहां पर भले ही आपका जो अमाउंट है वो रीजनेबल एक्यूरेसी से आप डिटरमाइन नहीं कर पाओ। आगे वो कह रहा है कि when there are different alternatives for recording a transaction, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो और मार्केट वैल्यू के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन हम कौन सा ऑल्टरनेटिव चुनते हैं? जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीस्ट फेवरेबल हो। लीस्ट फेवरेबल कब होगा? जिस ऑल्टरनेटिव को यूटिलाइज करने से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स कम दिखेंगे, वही तो लीस्ट फेवरेबल ऑल्टरनेटिव होगा। ठीक है ना। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा तब ये चीज आपको समझ में आएगी। मैंने कहा था ना, ये प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस आपके माइंड में क्लियर तभी होंगे जब हम बैक टू बैक हम चैप्टर्स पढ़ेंगे फ्रॉम चैप्टर 9 ऑनवर्ड्स, यानी जर्नल से लेके आज जब हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 22 जब आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको कहूंगा एक बार देखना कि बेटा चैप्टर नंबर 3 अब आप पढ़ो, और मैं गारंटी देता हूं आपको एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक अजम्पशन आप पढ़ते जाओ। लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज पढ़ना, मैं ये भी नहीं कहता जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ वो पढ़ो, बुक की ही लैंग्वेज पढ़ना। और ये लैंग्वेज जो आज आपको टफ लग रही है ये आपको उसमें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ें तो हमने प्रैक्टिकली की हैं हमारे सिलेबस के अंदर। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम उस ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीस्ट फेवरेबल हो। क्लियर? पायल, अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर के ऊपर शो किया जाता है ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट पेज पे देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए जाते हैं ऑन डेटर्स एंटिसिपेटिंग दैट देयर विल बी सम बैड डेट्स इन द फ्यूचर, यानी कुछ ऐसे डेट्स होंगे जो बैड हो जाएंगे यानी वो रियलाइज नहीं होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अभी तो आप पढ़ रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, नेक्स्ट ईयर आपके सिलेबस में आएगा पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स पढ़ोगे आप। तो अगर पार्टनरशिप फर्म्स के केस में डिफरेंट पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर हैं ABC,
तीनों ने अपनी लाइफ के ऊपर एक पॉलिसी ली हुई है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो भी उन्होंने पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, जितना प्रीमियम पे कर दिया, 2-3 ट्रीटमेंट होते हैं, 2-3 मेथड होते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग के, जिसमें एक मेथड होता है जितना प्रीमियम आपने पे किया उसको हम असेट मान के बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर आपने ली है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बैलेंस शीट में दिखाते हैं एट सरेंडर वैल्यू। यानी अगर तीनों पार्टनर्स अलाइव हैं, किसी की अभी तक डेथ नहीं हुई है भगवान के आशीर्वाद से, तो फिर उस केस के अंदर जितना आपने प्रीमियम पे किया है पूरी उतनी वैल्यू बैलेंस शीट में एज एन एसेट नहीं दिखाएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि भाई हम लास्ट 5 ईयर से ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेंटेन कर रही हैं और हमने लास्ट 5 ईयर्स में टोटल 25,000 रुपीज़ का आपको प्रीमियम पे कर दिया, तो बता दो हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या है। सरेंडर वैल्यू होती है कि अगर इस डेट के ऊपर, मान लो आज डेट है 1 अप्रैल 21, इस डेट के ऊपर अगर हम ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दें, यानी हम कह रहे हैं कि हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो नो डाउट सरेंडर वैल्यू विल बी लेसर देन द अमाउंट पेड एज प्रीमियम। सरेंडर वैल्यू हो सकती है 17,000 हो, 15,000 हो, 12,000 हो, कुछ भी हो सकती है, वो इंश्योरेंस कंपनी बताएगी, वो उनका कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है। क्लियर? तो according to the convention of conservatism the joint life policy is shown only at surrender value। surrender value पर उसको शो किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में against the amount paid। अमाउंट पे कितना किया आपने? 25,000 टू द इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन सरेंडर वैल्यू इससे कम होगी, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको सरेंडर वैल्यू पे दिखाएंगे, ना कि अमाउंट पेड दिखाएंगे। बोलो क्लियर? पायल लास्ट एक एग्जांपल और दे रहा है। मान लो हमारे अगेंस्ट, हमारी फर्म के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, किसी पार्टी ने हमारे अगेंस्ट केस कर दिया और हमें लग रहा है कि हम ये केस हार जाएंगे, ये एंटिसिपेटेड हमें लग रहा है कि ये केस हम हारेंगे। हमारा लॉयर कह रहा है कि भाई आपको कॉम्पनसेशन पे करने की नौबत आ सकती है, हमारा जो साइड है वो वीक है। केस हारने की केस में, केस हार जाते हैं अगर, उस केस में मान लो हमें 2,50,000 रुपीज़ का कॉम्पनसेशन सामने वाली पार्टी को पे करना पड़ेगा, तो बताओ ये एंटिसिपेटेड लॉस है ना। इस एंटिसिपेटेड लॉस के लिए भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं इस एंटिसिपेटेड लॉस के लिए, तो फिर कौन सी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को। क्लियर? अब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को अप्लाई करने के इफेक्ट क्या होंगे? क्या इफेक्ट होंगे? तो द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म शुड बी यूज्ड वेरी कॉशियसली, अदरवाइज इट विल हैव 2 इफेक्ट्स। मैंने आपको बताया था आपके प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट के, जो अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपने कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को अप्लाई किया है तो प्रॉफिट्स आपके डिक्लाइन कर जाएंगे, क्योंकि आप आउट ऑफ प्रॉफिट से तो क्या करोगे? प्रोविजनिंग करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रहे हो, और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखा रहे हो, तो आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन होंगे, आपकी असेट्स की वैल्यूज डाउन होंगी और लायबिलिटीज आपकी बढ़ी दिखेंगी, यानी लायबिलिटीज की वैल्यूज आपकी इंक्रीज होंगी ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो इसलिए वो कह रहा है कि इस कन्वेंशन को कॉशियसली यूज करना चाहिए, अदरवाइज कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट पर्सन्स हैं वो इस कन्वेंशन का मिस यूटिलाइजेशन करके सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर लेते हैं। सीक्रेट रिजर्व्स यानी वो जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को कम दिखाते हैं, असेट्स की वैल्यूज को कम दिखाते हैं, या लायबिलिटीज की वैल्यूज को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते हैं कि भाई उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन वीक होती जा रही है। अगर प्रॉफिट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, असेट्स की वैल्यूज डाउन हैं और लायबिलिटीज बढ़ी चढ़ी दिख रही हैं, तो बताओ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई रहना चाहेगा या लीव आउट कर देगा ऑर्गेनाइजेशन को? छोड़ देंगे।
लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन वास्तव में वीक है? आंसर इज नो। आपने सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर रखे हैं जो बुक्स में दिख ही नहीं रहे। वो किसकी नॉलेज में है? केवल मैनेजमेंट टीम की या ओनर्स की नॉलेज में है। तो ओनर्स चाह रहे हैं, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी का, हम एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी का। तो अगर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीक्रेट रिजर्व्स बना रखे हैं तो वो चाह रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर्स को लेसर वैल्यू पर मार्केट में सेल आउट कर दें। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सीक्रेट रिजर्व्स बना रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहे हैं और उनकी असेट्स की वैल्यूज डाउन दिख रही है जबकि लायबिलिटीज बढ़ चढ़ के दिख रही है, तो नो डाउट, मान लो पहले शेयर की वैल्यू थी 1000 रुपीज और आज चल रही है 200 रुपीज, तो शेयर होल्डर डरेगा और अपने शेयर्स को सेल आउट कर देगा लोअर वैल्यू के ऊपर, क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं ये 200 रुपए का शेयर आगे जाके 1 रुपए का ही ना रह जाए, तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट तो जीरो ही हो जाएगी बिल्कुल। यस और नो? तो शेयर होल्डर जब अपने शेयर को 200 रुपए में सेल कर रहा है, तो वो जो मैनेजमेंट पर्सन है जिसको पता है भाई ऑर्गेनाइजेशन वीक नहीं है, वो अंदर ही अंदर इंटरनली बहुत साउंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो 200 रुपए में परचेस करेगा। ये सेल कर रहा है शेयर होल्डर, मैनेजमेंट पर्सन परचेज कर रहा है। अब परचेज कर रहा है लोअर रेट के ऊपर, और अब उसको पता है कि फ्यूचर में रेट तो बढ़ेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली वीक नहीं है, फाइनेंशियली साउंड है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन है तो आने वाले सालों में वो बेटर परफॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व्स उन्होंने जानबूझ के बना रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ये जो शेयर होल्डर हैं वो लेसर वैल्यू पे अपने शेयर्स को सेल कर दें। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है उसको कॉशियसली यूज करना चाहिए, अदरवाइज सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाएंगे। तो सर क्या ये तरीका सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करने का सही है? आंसर इज नो, दिस इज इलीगल। ये नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जो ऑडिटर्स जाते हैं ऑडिटिंग करने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ये चेक करते हैं कि कहीं मैनेजमेंट टीम ने कोई सीक्रेट रिजर्व्स तो क्रिएट नहीं कर रखे हैं, अगर कर रखे हैं तो भाई डिस्क्लोज करवाएंगे वो, क्योंकि ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में क्या पढ़ा था हमने कि जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, those informations must be communicated to the users of accounting information। ऐसा नहीं है उनको आप छुपा के रखोगे, केवल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस जो हैं वो आप डिस्क्लोज नहीं करोगे यूजर्स को, लेकिन all other informations which are useful for taking decisions by the users of accounting information must be communicated to them on time। बोलो अब समझ में आ गया पायल? Yes, sir. और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं तो करें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। Yes, sir. नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कल इस चैप्टर को हम ओवर कर देंगे, ठीक है? कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, आज स्टार्ट हो रहा है और कल की क्लास में हम इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट याद है जहां पे मैंने आपको सिखाया था अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? यस सर। बस ये वही चीज है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट अभी तक मेरे साथ नहीं पढ़ा है, आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुछ पार्ट हम रिवाइज करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, यानी अकाउंटिंग साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ
फाइनेंशियल नेचर, यानी only those transactions will be recorded in the books of accounts of the business organization which can be measured in terms of money, जिनको मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो। अगर किसी ट्रांजैक्शन को आप मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो भले ही वो कितनी ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ये होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड स्टेप होता है ऑन द बेसिस आफ्टर आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, on the basis of source documents, on the basis of source documents, डैश लगा रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, ये नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस जैसे ही होंगी, अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन की है तो हमें कैश मेमो रिसीव होगा या कैश मेमो हम इशू करेंगे, या अगर हमने कैश पेमेंट किया है तो हमारे पास कैश रेसीट होगी, और अगर हमने कैश रिसीव किया है तो कैश रेसीट हमने इशू की होगी सामने वाले पर्सन को, यस और नो? अगर हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए हैं तो हमने इनवॉइसेस जनरेट किए होंगे, और अगर हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए हैं तो हमारे पास क्रेडिट बिल्स अवेलेबल होंगे। तो आफ्टर द फर्स्ट स्टेप वी विल प्रिपेयर वाउचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये 2 पॉइंट समझ में आए? यस सर। इसके बाद स्टेप नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। अब हमने वाउचर्स यहां पर सेकंड स्टेप पे प्रिपेयर कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे सबसे पहले एंट्रीज कहां रिकॉर्ड की जाती हैं? वाउचर्स में, कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। टाइप्स ऑफ वाउचर्स आपको पढ़ाए थे, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स, याद है ना बच्चों वो चीजें? किसी का रिप्लाई नहीं आया, क्या बात है? कैश वाउचर्स नॉन कैश वाउचर्स पढ़ाए थे, याद नहीं है क्या? यस सर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस in the books of original entries। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कितनी होती हैं बताओ? There are 8 books of original entries। वेरी गुड। कौन कौन सी? कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जनरल प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है, एक स्मॉल साइज का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो केवल जर्नल बुक ही मेंटेन करेगा। देयर इज नो नीड टू मेंटेन ऑल दीज बुक्स जो अभी पायल ने नाम लिए। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बिग साइज का है, ऑर्गेनाइजेशन लार्ज लेवल पर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होती हैं, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं, इनमें से जितनी वो मेंटेन करना चाहे वो मेंटेन कर सकता है। यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, इनको मेंटेन करने के लिए कोई लीगल मैंडेशन नहीं है कि आपको सारी बुक्स मेंटेन करनी ही पड़ेंगी। ये चॉइस होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो कितनी बुक्स को मेंटेन करना चाहता है। हालांकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सारी बुक्स को मेंटेन कर रहा है और उन बुक्स के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग।
क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। याद रहेगा? यस सर। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद स्टेप नंबर 4 आता है। क्या आएगा बोलो? रिकॉर्डिंग के बाद क्या आता है सर? लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग यानी पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट्स, ये नेक्स्ट स्टेप आता है। लेजर पोस्टिंग में क्या होता है? हम डिफरेंट आइटम्स ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। सर लेजर अकाउंट्स कौन सी बुक में बनाएंगे? इसको बोलते हैं लेजर बुक, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर बुक को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल बोल लो या चीफ बुक ऑफ अकाउंट बोल लो, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सबसे मेन बुक है लेजर बुक। यहां पर हम डिफरेंट टाइप्स की असेट्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स की लायबिलिटीज के लिए, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह उनकी ग्रुपिंग करेंगे, सो दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम, जैसे पर्टिकुलर असेट बोल लो, पर्टिकुलर लायबिलिटी बोल लो, या पर्टिकुलर एक्सपेंस या पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको एक जगह ग्रुप करके हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने का बेनिफिट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक जगह ग्रुप हो जाती हैं, और हमें उस पर्टिकुलर डेट पे पता लग जाता है कि उस अकाउंट के अंदर फाइनल बैलेंस क्या है, या ड्यूरिंग द ईयर उस अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगर हम ये ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें जर्नल बुक के अंदर क्या करनी पड़ेगी? सर्चिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक कम्बरसम वर्क हो जाएगा हमारे लिए। बोलो क्लियर है? यस सर। After ledger posting, next step is step number 5, preparation of trial balance, preparation of trial balance and final accounts। इस स्टेप में क्या होगा? आपने 4th स्टेप के अंदर जो लेजर पोस्टिंग की है हर अकाउंट के आप बैलेंसिंग करोगे, और ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी लेजर अकाउंट वी विल प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? अ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अर्थमेटिकली करेक्ट हैं या नहीं है। एक तो ये बेनिफिट होता है ट्रायल बैलेंस का। दूसरा बेनिफिट क्या है? On the basis of balances of different ledger accounts given in the trial balance, we will prepare final accounts. We will be able to prepare the final accounts. Final accounts means trading account, profit and loss account, and third, balance sheet. तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। स्टेप नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स प्रिपेयर्ड इन द सेकेंड स्टेज, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। देयर आर 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। परचेज बुक for the recording of credit purchase of goods, purchase return book, sales return book, bill receivable book, bills payable book, journal proper and cash book। ओरिजिनल
एंट्रीज की बुक्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, यानी वी विल पोस्ट दीज ट्रांजैक्शंस in the separate ledger accounts for each item of assets, liabilities, income and expense. After that, इन लेजर अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, इनकी बैलेंसिंग करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस ऑफ दीज लेजर अकाउंट्स वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, and with the help of the trial balance at the end of the year we will prepare final accounts, that is trading account, profit and loss account and balance sheet. बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो बच्चों, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है। 5 स्टेप्स हैं, आपकी बुक में भी दे रखे हैं फर्स्ट पेज के ऊपर ही, ये देखो गिवन है बॉक्स के अंदर। इन 5 स्टेप्स में किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी पूछ लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं कर रहे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम कल की क्लास में करेंगे और कल ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। यही आपका है क्या, अकाउंटिंग साइकिल। और ये साइकिल एवरी ईयर ऐसे ही वर्क करेगा। एवरी ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्योर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वाउचर्स प्रिपेयर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस उनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। बोलो क्लियर है? कोई डाउट्स हो तो बोलो, अदरवाइज आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। नो सर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम। Thank you, sir.